तो जैसे कि हमने पिछली वीडियो पे देखा था, ईस्टर्न एम्परर गेट डिमोनिक सेक्ट के साथ मिलके फॉलन इमोर्टल सेक्ट के इमोर्टल डीमन केव के अंदर कुछ ब्लास्ट करके वहां से चले जाते हैं। और उसके बाद हम फॉलन इमोर्टल सेक्ट के सेक्ट मास्टर को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा परेशान था और वो कहता है ये जो डीमन केव है ये हमारे फॉलन इमोर्टल सेक्ट के पहले से एग्जिस्ट करता है। हमने इसको हमेशा से एक फॉरबिडन जोन की तरह माना है और जो पुराने टाइम की पढ़ाई है वो ये कहती है कि जब दुनिया अंत के कगार पे हो तभी इसके अंदर कोई जा सकता है, नहीं तो हर एक जीव को बहुत बड़ी क्लाइमिटी का सामना करना पड़ेगा। और तभी जो त्यानिया है वो कहता है इमोर्टल डीमन केव अभी ट्रिगर हो चुका है, अब इससे जो चीजें होंगी उसके लिए फॉलन इमोर्टल सेक्ट को ऑलरेडी तैयार होकर रहना चाहिए। और हम तभी देखते हो जो सेक्ट मास्टर होता है वहां से चला जाता है और कहता है यहाँ पे जितने भी सेक्ट मास्टर्स हैं उनको इसके बारे में जल्दी से कुछ सोचना होगा। और हम तभी सेकंड मास्टर को देखते हैं जो कि कहता है अफवाह ये कहते हैं कि जो डीमन केव है वो इमोर्टल पगोडा से कनेक्टेड है और यहाँ पे अभी इमोर्टल पगोडा भी अपियर हो चुका है। और उसके बाद जो त्यानिया वो कहता है हमारे ओल्ड नर्सिंग होम वाले जब भी इमोर्टल पगोडा अपियर होता है वहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं करते क्योंकि जो इमोर्टल पगोडा है वो हमें रिजेक्ट करता है, लेकिन अब लगता है हमारे पास और कोई चॉइस नहीं है वहाँ पे घुसने के अलावा। और उसके बाद जो थर्ड मास्टर है वो कहता है क्या ये बहुत ज्यादा डेंजरस नहीं है क्योंकि चैनकी को बहुत सारे फॉरबिडन टेक्निक्स आते हैं और इसकी वजह से जो इमोर्टल पगोडा है वो उसको बहुत ही ज्यादा रिजेक्ट करेगा जिसकी वजह से उसको बहुत ज्यादा चोट भी लग सकती है। और ये सुनते ही जो त्यानियन होता है वो चैनकी के पास जाते हुए कहता है मैं उसको फॉरबिडन टेक्निक सिखाऊंगा हेवनली एस्पेक्ट, जिसकी वजह से वो इमोर्टल पगोडा के अंदर 3 घंटे तक रह सकता है और जब तक वो उन घंटों के अंदर वापस आ जाता है तब तक वो ठीक रहेगा। और उसके बाद हमारा सीन कट होता है और हम 3 दिन के बाद का सीन दिखते हैं जहाँ पे जो त्यानियन है वो अपने एमसी को वही वाली टेक्निक सिखा रहा था और वो उससे पूछता है तो अब कैसा है, और जो अपना एमसी वो कहता है मुझे घंटा समझ नहीं आ रहा। और तभी जो त्यानियन है वो उसे कहता है तू अपने आप को ब्लेम मत करो, हेवनली एस्पेक्ट बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है कल्टिवेट करने के लिए। इवन तुम्हारा जो फोर्थ मास्टर है उनका ब्रेन डैमेज होने से पहले भी उनको आधा महीना लग गया था इसको सीखने के लिए और तुम्हारे केस में तुम्हें तो बहुत जल्दी सीखना पड़ेगा। और जो अपना एमजी है वो सोच रहा था हालांकि जो हेवनली एस्पेक्ट है वो एक फॉरबिडन टेक्निक है लेकिन ये बहुत ज्यादा डिफरेंट है रेगुलर वाले से। मैं अपने आप को फोर्स करके अपने बॉडी को डैमेज दे के इसको मास्टर करने की कोशिश तो कर रहा हूँ, लेकिन ये सेकंड मास्टर की घोस्टली डीमन डुअल फिस्ट की तरह टैलेंट मांगता है, क्या ये कुछ ज्यादा नहीं मांग रहा। और अपना एमसी ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी त्यानियन वहां से जाते हुए कहता है चलो ये सब भूल जाओ, तुम इसको अपने आप से ही कल्टिवेट करो, अगर तुम इसको मास्टर नहीं कर पाते इमोर्टल पगोडा पे घुसने से पहले तो तुम उसके अंदर मत घुसना। और उसके जाने के बाद हम देखते हैं कुछ टाइम के बाद अपना जो एमसी है वो अपने रूम पे आते हुए कहता है मैं इसको कल्टिवेट कर रहा हूँ पूरे दिन से, लेकिन मुझे अभी भी इसके बारे में कुछ भी समझ नहीं आ रहा, सच में मैं बिल्कुल भी टैलेंटेड नहीं हूँ। और उसके बाद वो उसी काले बिल्ले के पास जाता है जहाँ पे उसने 2 पिल्स हग रखा होता है क्योंकि उसने खाना ठूस लिया था। और उसको देखे जो अपना एमसी है वो सोच रहा था सच में यार ये खान में कुछ ज्यादा ही मास्टर है। और उसके बाद जो अपना एमसी है उन दोनों पिल्स को उठाता है जहाँ पे उसको चेक करते हुए कहता है अबे यार ये तो इनलाइटमेंट स्टोन है। और उसके बाद वो उसको लेके बाहर आ जाता है और खुश होते हुए कहता है मैंने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये काला बिल्ला इनलाइटमेंट स्टोन भी प्रोड्यूस कर सकता है, ये तो सच में एग्जैक्टली वही चीज है जो मुझे जरूरत है हेवनली एस्पेक्ट को कल्टिवेट करने के लिए। और उसका जो अपना एमसी है उस स्टोन को अपने हाथ से तोड़ लेता है जिससे उसकी सारी की सारी एनर्जी अपने एमसी के बॉडी में घुस जाती है और उसका जो अपना एमसी है वो कल्टिवेट करने के लिए बैठ जाता है और खुश होते हुए कहता है ये जो हेवनली एस्पेक्ट है ये बहुत ही ज्यादा तगड़ी टेक्निक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं एक न्यू वर्ल्ड के अंदर एंटर कर रहा हूँ। और उसके बाद हमारा सीन 5 दिन के बाद शिफ्ट होता है जहाँ पे जो इमोर्टल पगोडा है वो ओपन हो चुका था और यही बात लेके वो अपने एमसी के पास आता है और कहता है कि सीनियर ब्रदर इमोर्टल पगोडा ओपन हो चुका है। और ये सुनते ही जो अपना एमसी है वो खड़ा हो जाता है और कहता है फाइनली चलो चलते हैं। और ये सुनते ही जो हो होता है वो शौक होते हुए कहता है जो इमोर्टल पगोडा है वो ओल्ड नर्सिंग होम के लोगों को रिजेक्ट करता है जिन्होंने फॉरबिडन टेक्निक सीखी हो, और इवन जो फोर्थ एल्डर ने आपको पर्ल दिया है उसके साथ भी कोई गारंटी नहीं है कि हम सेफ रहेंगे। लेकिन तभी वहाँ पे त्यानियन और अपना सेकंड मास्टर आते हैं जहाँ पे जो त्यानियन होता है वो कहता है चैन की तुम्हारी कल्टिवेशन कैसी है। और जो अपना एमसी है वो कहता है मास्टर्स मैं हेवनली एक्सपेक्ट के प्रीमिनरी को मास्टर कर चुका हूँ। और ये सुन के जो सेकंड मास्टर होता है वो कहता है चैन की तुम हमें चूतिया तो नहीं बना रहे ना। और उसके बाद तो अपने एमसी को चेक करता है और वो खुश होते हुए कहता है अरे इसने तो सच में कर लिया, यहाँ तक कि हमारा जो पगलेट मास्टर है फोर्थ मास्टर उसको भी करने में आधा महीना लग गया था, लेकिन इसको देखो इसने इतनी जल्दी कर लिया, यही मैंने एक्सपेक्ट किया था अपने डिवाइन फीस्ट के डिसाइपल से। और ये देखिए जो त्यानियन है वो भी खुश होते हुए कहता है अगर ऐसी बात है तो तुम जा सकते हो, लेकिन हाँ एक चीज याद रखना कि जो इमोर्टल पगोडा है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक जगह है, स्पेशली हमारे ओल्ड नर्सिंग होम के डिसाइपल्स के लिए। अगर तुमको ये लगे कि चीजें बहुत ही ज्यादा इम्पॉसिबल है तो तुम वहां से जल्दी बाहर आ जाना। और ये सुन के जो अपना एमसी है वो भी खुश होते हुए उसको ग्रीट करता है। और उसके बाद हमारा सीन कट होता है और हम इमोर्टल पगोडा को देखते हैं जिसके आसपास सारे सेक्ट के डिसाइपल खड़े होते हैं और खुश होते हुए कहते हैं जो इमोर्टल पगोडा फाइनली खुल गया है। और दूसरा कह रहा था हम एक ऐसी जनरेशन है जिसकी किस्मत बहुत ही ज्यादा अच्छी है जो हमारे सामने इमोर्टल पगोडा अपीयर हुआ है। और ये लोग यहाँ पे बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पे एंट्री होती है ईस्टर्न एम्परर गेट की, जहाँ का जो एक बंदा है वो कहता है हाँ इस बार जो ईस्टर्न एम्परर गेट है वो डेफिनेटली इमोर्टल पगोडा की जो ग्रेटेस्ट अपॉर्चुनिटी है उसको ऑब्टेन करेगी।
कोई हमें रोक नहीं सकता। और हम इधर अपने वेस्टर्न मिस्ट्री गेट के भी डिसाइपल्स को देखते हैं, जहाँ पे बंदे गुस्से हो रहे होते हैं और वो कहते हैं आखिर वो साला कमीना चैनकी किधर गया। जैसे ही हम लोग उसके अंदर एंटर करेंगे हम सबसे पहले उस कमीने को मारेंगे। और उसके बाद हमें नॉर्दर्न स्पिरिट गेट के डिसाइपल्स को दिखाया जाता है, जहाँ पे उनका जो लीडर होता है वो कहता है मैं नॉर्दर्न स्पिरिट गेट से हूँ, मैं तुम मेजर सेक्ट्स को ये कह रहा हूँ कि हमें फॉलेन इमोर्टल सेक्ट के जो डिसाइपल्स हैं उनको पहले एलिमिनेट करना चाहिए। आफ्टर ऑल ये लोग नंबर्स में बहुत ज्यादा हैं और इनको इनके घर का एडवांटेज भी मिल रहा है। और उसके बाद हमें साउदर्न गेट को दिखाया जाता है, जहाँ पे उनकी जो लीडर होती है वो कहती है हम लोग साउदर्न गेट से हैं और हम तुम्हारी बातों को एग्री करते हैं। जैसे ही हम अंदर जाएंगे हम सबसे पहले फॉलेन इमोर्टल सेक्ट के डिसाइपल्स को ही क्लियर करेंगे। और हाँ, मैं ये जो चारों सेक्ट्स हैं उनको मैं ना ईस्ट एकेडमी, वेस्ट एकेडमी, नॉर्थ एकेडमी, साउथ एकेडमी इस तरह से कहूंगा, तो तुम कंफ्यूज मत होना, क्योंकि यार इतने लंबे लंबे नाम कौन ही याद रख रहा है। और उसके बाद हम देखते हैं कि जो इमोर्टल पगोड़ा है उसका गेट ओपन हो जाता है और इसको देखते ही सारे सेक्ट के डिसाइपल्स उसके अंदर चले जाते हैं। और तभी वहाँ पे अपना एमसी और हुओ भी पहुंचते हैं और अपना एमसी कहता है चलो परफेक्ट टाइमिंग में पहुंचे हैं। लेकिन इनको ना जियांगजी देख लेता है और कहता है चैन की साले कमीने, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पे आने की। लेकिन उसकी बातों को सुन के जो अपना एमसी है वो अपने नाक को ढक के कहता है अच्छा तुम ही वही हो ना जो गू खाता है, क्योंकि तुम्हारे मुंह से बहुत ज्यादा बांस आ रही है। देख रहे हो ये वो बंदा कह रहा है जो कि अभी काले वेल्ले की गू खा के आया होगा। और हम इधर जियांगजी को देखते हैं जो कि अपने एमसी की बातों को सुन के गुस्सा होते हुए कहता है एक बार बस हम इमोर्टल पगोड़ा के अंदर चले जाएं और उसके बाद मैं तुमको कुचल के मार डालूंगा। और उसके बाद हमारा सीन कट होता है और हम देखते हैं ये लोग इमोर्टल पगोड़ा पे आ जाते हैं, जहाँ पे जो अपना एमसी वो कहते हैं अच्छा तो यही है इमोर्टल पगोड़ा। और जो हुआ है वो कहता है ऐसा कहा जाता है कि जो इमोर्टल पगोड़ा है वहाँ पे टोटल 5 लेवल्स है और हर एक लेवल कल्टीवेटर्स को अच्छी तरह से टेस्ट करता है। और जो अपना एमसी वो कहता है कि क्या बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीमली टेस्ट करता है, लेकिन ये जगह तो बहुत ही ज्यादा पीसफुल लग रही है, मुझे यहाँ पे कोई टेस्ट नहीं दिखाई दे रहा। और ये लोग ये सब बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पे नॉर्दर्न गेट के डिसाइपल्स आते हैं और उनका जो लीडर होता है वो कहता है अच्छा तो तुम ही हो चैन की। और इनको देख के जो हुआ होता है वो अपने एमसी से कहता है ये लोग तो नॉर्दर्न स्पिरिट गेट के डिसाइपल्स हैं। और जो अपना एमसी है वो कहता है हाँ ये मैं हूँ, क्या तुम हमारा दोस्त बनना चाहते हो। लेकिन ये सुनते हुए जो बंदा होता है और चिल्लाते हुए कहता है घंटे का दोस्त, और अपने लोगों से कहता है जाके उसको घेर लो और उसको भागने मत दो। और ये सुन के जो अपना एमसी है वो कहता है ऐसी बात नहीं है कि मैं तुमको नीची नजरों से देख रहा हूँ, लेकिन मैं सच बताऊँ तो मैं तुमको हाँ देख रहा हूँ नीची नजरों से, क्योंकि तुम अपनी लाइफ को तो यहाँ पे बचा नहीं पाओगे। लेकिन तभी वो लोग अपने एमसी के चारों तरफ कुछ झंडे जैसा गाड़ देते हैं और वो जो बंदा है वो कहता है चैन की ऑफ कोर्स हमें पता है कि तुम बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो, इसलिए हम सीधे तुम्हारे सामने नहीं आएंगे। और तभी हम देखते हैं अपने एमसी के चारों तरफ एक फॉर्मेशन बन जाता है और वो बंदा कहता है ये हमारा 6 पॉइंट स्टार एरे है जो कि नॉर्दर्न स्पिरिट गेट का सबसे फेमस किलिंग एरे है। और उसके बाद वो अपने लोगों से कहता है जाके उसको खत्म कर डालो। और यहाँ पे हम अपने एमसी को देखते हैं जो कि कहता है ये एरे सच में पावरफुल है, इसने इन 6 की स्ट्रेंथ मल्टीपल टाइम बढ़ा दी है। लेकिन तभी जो हुआ होता है ना वो जंप करते हुए उस एरे से बाहर जाने की कोशिश करता है और कहता है मैं इस एरे को डिस्ट्रॉय कर दूंगा, मैं ये जो छोटे घटिया फ्लैग्स है इनको तोड़ दूंगा। लेकिन वो जैसे ही बाहर जाने की कोशिश करता है वो जो एरा है उसको अटैक करके पीछे उसी एरे के अंदर डाल देता है। और वो जो बंदा है वो तभी इसको देख के कहता है हमारे नॉर्दर्न स्पिरिट गेट ने इस एरे को बहुत सालों तक स्टडी किया है और तुम्हें क्या लगता है तुम इसको इतनी आसानी से इसके फाउंडेशन को डिस्ट्रॉय कर दोगे। और वो ये सब कह ही रहा होता है कि तभी वहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी बढ़ने लगती है और वो बंदा कहता है आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है, अचानक से यहाँ पे इतनी ज्यादा गर्मी क्यों बढ़ रही है। और जो दूसरी डिसेबल होती है वो कहते हैं कि हाँ ये इतनी ज्यादा गर्म कैसे हो गई, यहाँ तक की जो जमीन है वहां से भी धुआं निकल रहा है। हम देखते हैं वहाँ पे जितने भी हरे भरे घास होते हैं वो सारे जलने लगते हैं। और इसको देख के जो हो होता है वो अपने एमसी से कहता है बहुत बुरी बात है, ये इमोर्टल पगोड़ा का टेस्ट है एक्सट्रीम हीट वर्ल्ड। हम देखते हैं उस गर्मी की वजह से वो जो झंडे होते हैं ना वो भी जलने लगते हैं। और इसको देख के जो बंदा होता है वो चिल्लाते हुए कहता है जो फाउंडेशन है वो भी जल रहा है, जल्दी से उसको बाहर निकालो। और जो अपना एमसी है वो हंसते हुए कहता है कि हाँ हाँ बाहर निकालो। और जैसे एक बंदा उसको खींचने जाता है अपना जो एमसी है वो उसके अनमोल रतन को फोड़ देता है और उसका पीछे देख के कहता है उस बंदे से अब अगली बारी तुम्हारी है। और ये सुन के जो बंदा होता है वो घबराते हुए कहता है चैन की जैसे कि तुमने पहले कहा था चलो दोस्त बन जाते हैं ना। लेकिन जो अपना एमसी होता है वो कहता है घंटे का दोस्त बनूंगा अब मैं तेरा। और उसके बाद उसके ऊपर हमला करने के लिए जाता है। लेकिन वो जो बंदा होता है वो कहता है डैम इट बच्चे, तुम्हारे हाथ अपने फाउंडेशन को तोड़वाने से अच्छा मैं यहाँ से एलिमिनेट ही हो जाता हूँ। और उसके बाद वो उस इमोर्टल पगोड़ा से निकल जाता है। और जैसे ही वो निकलता है वैसे ही इमोर्टल पगोड़ा की तरफ से अपने एमसी को एक नोटिफिकेशन आता है जहाँ पे उसको ना एक पर्सन को एलिमिनेट करने की वजह से 1 पॉइंट मिला था। और ये देख के जो अपना एमसी है वो कहता है बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, अगर मैं दूसरों को एलिमिनेट करता हूँ तो मुझे इमोर्टल पगोड़ा का पॉइंट मिल रहा है। हाँ आखिर मैं सोच रहा हूँ कि इस पॉइंट का काम क्या हो सकता है। और उसके बाद हमें वापस इमोर्टल पगोड़ा के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो सेक्ट मास्टर है ना वो अपने एमसी की बाबू के साथ खड़ा होता है, मतलब रेड के साथ। और वो कहता है लेडी रेड इमोर्टल पगोड़ा ओपन हो चुका है। और ये सुनते ही जो रेड होती है वो कहती है एंशिएंट रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग ये 10वीं बार है जब इमोर्टल पगोड़ा ओपन हो रहा है और आखिरी बार भी। और ये सुनते ही जो सेक्ट मास्टर होता है वो कहता है कि क्या आखिरी बार। और जो रेड है वो बताती है
इसके बाद जो इमोर्टल पगोडा है वो अपना इमोर्टल ऑरा खो देगा, जिसकी वजह से ही हमेशा के लिए डिसअपियर हो जाएगा। और क्या हम इसके इमोर्टल फेट के लास्ट ट्रेस को पा सकते हैं, ये तो डिपेंड करता है समय के ऊपर। और उसके बाद हमारा सीन वापस अपने एमसी की तरफ शिफ्ट होता है इमोर्टल पगोडा के अंदर, जहाँ पे वो नॉर्थर्न गेट के जो बाकी डिसेबल्स बच्चे होते हैं ना, उनको कहते हैं तो तुम भी खुद से जाना चाहते हो या मैं तुमको खुद ही बाहर निकालूं। और ये सुनते ही वो सारे के सारे वहां से जाने लगते हैं। एक बंदा कहता है यहाँ पे घुसना इतना ज़्यादा आसान नहीं होता और मैं नहीं चाहता था कि मैं इस तरह से यहाँ से बाहर जाऊँ। तो जो दूसरा बंदा होता है वो कहता है जल्दी से यहाँ से चलो इसी इंजर्ड स्टेट में, वैसे भी इस एक्सट्रीम हीट वर्ल्ड के अंदर हम सर्वाइव भी नहीं कर पाते। और उनके जाते ही उस वर्ल्ड के अंदर मीटियोर्स गिरने लगते हैं और जो अपना एमसी है वो कहता है ये तो फायर मीटियोर्स है, जल्दी से इनको डॉज करो। लेकिन वो देखता है कि जो हुआ है ना उसकी हालत थोड़ी खराब हो रही थी और अपना एमसी उससे पूछता है क्या तुम होल्ड कर सकते हो। और जो हुआ है वो कहता है मेरे बारे में चिंता मत करिए सीनियर ब्रदर, मैं और भी ज्यादा होल्ड कर सकता हूँ। लेकिन इतना कहते ही वो नीचे गिर के बेहोश हो जाता है। और जो अपना एमसी है वो कहता है हाँ सच में यार तुम कुछ ज्यादा ही बकवास करते हो। और उसका जो अपना एमसी है वो उसको अपने कंधे में लेकर वहां से जाने लगता है और वो कहता है इमोर्टल पगोडा का जो टेस्ट है वो नॉर्मल कल्टीवेटर्स के लिए नहीं है। और ऐसा लग रहा है कि जो जाओ हुआ है वो इसको सह नहीं पा रहा क्योंकि इसके बॉडी से जले हुए मांस जैसी बदबू आ रही है। हाँ वैसे भी इमोर्टल पगोडा के अंदर 5 लेयर्स होते हैं, तो आखिरकार मैं सेकंड लेवल पे कैसे जाऊं। लेकिन तभी उसको ना पॉइंट के बारे में याद आता है और वो कहता है कि हाँ शायद ये पॉइंट से रिलेटेड होगा। लेकिन तभी वो देखता है कि उसके सामने जो साउथर्न गेट है ना उसके डिसेबल्स एक एरे के अंदर बैठे होते हैं और वो कहते हैं कि यहाँ पे लोग हैं। और हम तभी उसी एरे के अंदर देखते हैं जहाँ पे एक बंदा कहते हैं हमारे साउथर्न गेट में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल आइस एरे है और इसके साथ हम बहुत ही आसानी से इस एक्सट्रीम हीट को सह सकते हैं। और ये सब वो बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वो लोग ना अपने एमसी और हुओ को आते हुए देखते हैं और वो कहते हैं जरा देखो वहाँ पे कोई यहाँ पे आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि ये लोग फॉलन इमोर्टल सेक्ट के डिसाइपल हैं। और जो दूसरा बंदा होता है वो हंसते हुए कहता है ऐसा लग रहा है कि ये दोनों अपने लिमिट पे पहुंच चुके हैं, एक ने दूसरे को पकड़ रखा है, शायद ये लोग शेल्टर के लिए आ रहे हैं। और ये कहने के बाद वो बंदा सीधे वहां से बाहर आता है अपने एमसी के ऊपर हमला करने के लिए। लेकिन जो अपना एमसी है वो उसके पेट में लात मार के उसी की हालत बिगाड़ देता है। और इसको देख के अंदर जो बैठे होते हैं वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और एक कहता है क्या तुम यहाँ पे मरना चाहते हो। लेकिन जो अपना एमसी है ना वो बिना कुछ बोले उनके एरे के ऊपर हमला कर देता है और इसको देख के अंदर के जो बंदे हैं उनकी तो फट जाती है और वो कहते हैं कि क्या ये बच्चा इस एरे को तोड़ना चाहता है। और वो ये सब कह ही रहे थे कि जो अपना एमसी है वो उनके एरे को तोड़ देता है। और उसके टूटते ही ये लोग बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहते हैं कि डैम इट आइस एरे टूट चुका है, ये बहुत ज्यादा गर्म है, चलो पहले इस बच्चे को मार देते हैं। लेकिन कुछ टाइम के बाद का सीन देखते हैं कि भाई वो सारे के सारे खुद ही नहीं पड़ चुके थे क्योंकि अपने एमसी ने उनको कुत्तों की तरह पेला था। और तभी इमोर्टल पगोडा की तरफ से एक नोटिफिकेशन आता है जहाँ पे वो बताता है कि अपने एमसी के पास 10 पॉइंट्स हो चुके हैं। आप अपना एमसी चाहे तो दूसरे लेवल पे जा सकता है या तो चाहे तो इस लेवल पे रह के भी और पॉइंट्स कलेक्ट कर सकता है। और ये सुन के जो अपना एमसी होता है वो कहता है हाँ ऐसा लग रहा है कि इमोर्टल पगोडा के अंदर पॉइंट्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, यहाँ पे हम रह के पॉइंट्स को कलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल के लिए मेन प्रॉब्लम तो ये है कि मैं यहाँ पे हुओ को छोड़ के नहीं जा सकता क्योंकि उसके पास एनफ पॉइंट नहीं है। और उसके बाद वो हुओ को देखता है जिसकी हालत बहुत ज़्यादा बर्बाद होती है और उसका जो अपना एमसी है वो एक हीलिंग पिल निकाल के उसके मुंह पे ठूसते हुए कहता है चलो पहले इसको हीलिंग पिल देते हैं। और हीलिंग पिल खाते ही जो हुआ होता है वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है और कहता है सीनियर ब्रदर मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं दोबारा से रिबॉर्न हो चुका हूँ। और अपने हुओ को इस तरह से जोश में देखे जो अपना एमसी होता है हुओ से कहता है ये हीलिंग पिल है जो कि उस होली रेलिक ने प्रोड्यूस किया है, मतलब उस काले बिल्ले ने, और जिसके बारे में तुम्हारे मास्टर ने मुझे बताया था, इसलिए दोबारा से बेहोश मत होना। और ये सुन के जो हुआ होता है वो कहता है सीनियर ब्रदर आप चिंता मत करिए, ये तो बस मेरे पुरानी इंजरीज की वजह से हुआ था। मेरा जो सुप्रीम बोन था उसको खोद के निकाल लिया था सालों ने क्योंकि वो फायर से रिलेटेड थी, इसलिए जब भी ऐसी चीजें होती है फायर एलिमेंट मेरे पास आती है तो मेरी बॉडी के वो जो पुराने घाव है वो वापस से उभर जाते हैं। और हो को इस तरह से परफेक्ट देख के जो अपना एमसी है वो हंसते हुए कहता है चलो फिर बाकी पॉइंट्स को भी फार्म करते हैं, अगर हमें वो बंदर दोबारा से मिला तो हम उसके अंदर से तुम्हारे सुप्रीम बोन को वापस से निकाल लेंगे। और उसके बाद हमें 3 घंटे के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो लोग ना बाकी सेक्ट्स के डिसेबल्स को पेल रहे होते हैं और जो अपना एमसी है वो हुआ से पूछता है जूनियर ब्रदर तुम्हारे कितने पॉइंट्स हुए। और जो हुआ है वो कहता है 27। और इस सुनते जो अपना एमसी वो कहता है ये काफी है, चलो जल्दी से नेक्स्ट लेवल पे चलते हैं क्योंकि यहाँ पे लोगों को ढूंढना और भी ज्यादा मुश्किल होते जा रहा है। और उसके बाद ना वो सेकंड लेवल पे टेलीपोर्ट हो जाता है जहाँ पे पहुंचते ही जो हुआ है वो चारों तरफ देखते हुए कहता है आखिर ये जगह कौन सी है, क्या कोई सीक्रेट रूम। और ये दोनों ये सब बात कर ही रहे होते हैं कि तभी उनको इमोर्टल पगोडा का नोटिफिकेशन आता है। ये जो लेवल है ये है इल्यूजनरी बीस्ट रियलम जहाँ पे ये लोग सच में नहीं मरेंगे, इसीलिए अगर इनको यहाँ पे पॉइंट्स चाहिए तो इनको जितना हो सके उतने बीस्ट को मारना होगा। और ये पढ़ ही रहे होते कि तभी वहाँ पे एक बहुत बड़ा बीस्ट आके वहाँ पे रोर करता है और अपना जो एमसी है वो हुओ से कहता है क्योंकि हम यहाँ पे सच में मरने नहीं वाले तो चलो फिर इसको पेल के आते हैं। और उसके बाद 15 मिनट चले जाते हैं और जो हुआ होता है वो कहता है हमने इस बीस्ट को तो पेल दिया लेकिन सेकंड वेव जल्दी ही आ रही है। और हम देखते हैं वहाँ पे कुछ डीमन जैसे भेड़िए आते हैं और इसको देखे जो अपना एमसी वो कहता है इन बीस्ट को ऑरा को देख के ऐसा लग रहा है कि जो सेकंड वेव है वो पहले वेव से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और उसके बाद आधे घंटे निकल जाता है और हम देखते हैं थर्ड वेव आ जाते हैं जिसके साथ वो लड़ रहे होता है और उसको भी वो लोग पेल देते हैं जब उनकी हालत थोड़ी खराब होने लगती है। लेकिन फिर फिफ्थ वेव आ जाता है जहाँ पे एक बड़ा सा हाथी आ जाता है और ये लोग कहते हैं
हाँ यार, ये तो धीरे धीरे और भी ज्यादा ताकतवर होते जा रहे हैं, चलो इसको भी खत्म करते हैं। और ऐसे ही कुछ टाइम और चला जाता है और उन लोगों ने बहुत सारे बीस्ट को मार लिया था। लेकिन तभी वहाँ पे एक और बीस्ट आता है जो कि मुझे प्रेडेटर मूवी की याद दिला रहा है। साला एलियन तक चेप दिया भाई इन लोगों ने। और इस बीस्ट को देख के जो अपना वो होता है वो घबराते हुए कहते हैं, क्या ही खतरनाक बीस्ट है। हालांकि ये बस एक है, लेकिन इसकी ऑरा को देख के ऐसा लग रहा है कि तो पहले जितने भी मॉन्स्टर आए थे उन सबको मिला के इसकी जितना होगा। और ये सब वो कह रहा होता है कि तभी वो जो बीस्ट है वो अपने एमसी के ऊपर हमला करने के लिए आता है। और जो अपना एमसी वो कहता है इस एरे के साथ कुछ तो गलत है। और जो वो कहते हैं कि सीनियर ब्रदर वहाँ पे खड़े मत रहिए, वो बीस्ट आ रहा है। लेकिन जो अपना एमसी वो कहता है तुम इसके साथ डील करो, मैं जाकर वहाँ पे चेक करके आता हूँ। और उसका जो अपना एमसी है वो जाकर चेक करता है और कहता है जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था, इसके नीचे एक बहुत बड़ी खाली जगह है। और ये सब वो कह ही रहा होता है कि तभी जो हुआ है ना वो उसके पैरों के पास आके गिरता है और कहता है सीनियर ब्रदर जल्दी से कुछ करिए, नहीं तो ये जो बीस्ट है वो हमें मार डालेगा, ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। लेकिन जो अपना एमसी होता है इतना सुनते ही ना वो जमीन पे पंच मारने लगता है और कहता है हमें उस बीस्ट के साथ डील करने की जरूरत नहीं है, मेरे पास और भी ज्यादा सिंपल मेथड्स हैं। और तभी वो जो बीस्ट है उनके ऊपर हमला करने के लिए जंप करता है। और जो हुआ है वो कहता है कि सीनियर ब्रदर अगर आप जमीन में पंच क्यों मार रहे हो, आपको तो उस बीस्ट को मारना चाहिए। और वो ये सब कह ही रहा होता है कि तभी वहाँ की जमीन अपना एमसी तोड़ देता है और वहाँ पे एक बहुत बड़ा गड्ढा होता है जिसके अंदर वो नीचे गिर जाते हैं। और जैसे ही नीचे गिरते हैं जो वो होता है वो कहता है आखिर ये कैसी जगह है। लेकिन जो अपना एमसी है वो कुछ उठाता है और कहता है मैंने ढूंढ निकाला। और जो हुआ है वो भी उस क्रिस्टल को पकड़ता है और कहता है आखिर ये किस तरह का ट्रेजर है, इसके अंदर तो प्योर एनर्जी बह रही है। और तभी जो हुआ है ना उसका ब्रेक थ्रू भी हो जाता है इसकी वजह से। और वो कहता है अगर ये क्या चीज़ है, इसकी वजह से मेरा स्मॉल रियलम पे ब्रेक थ्रू हो गया। और तभी जो हमारा एमसी है वो बताता है अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद ये वही जगह है जहाँ से इमोर्टल पगोडा का सेकंड लेवल अपना एनर्जी लेता है और वो बीस्ट यहीं से ही पैदा होकर जाते हैं। और ये सुनते जो हुआ होता है ना उसकी आंखों में तो चमक आ जाती है और वो कहता है अच्छा तो ये सारे इमोर्टल क्रिस्टल्स हैं, इसीलिए इस चीज़ में कोई शक नहीं है कि इसके अंदर प्योर एनर्जी है। अगर हम इसको बाहर लेके जाते हैं तो हम बहुत ज़्यादा अमीर बन जाएंगे। लेकिन जो अपना एमसी होता है ना वो एक जगह पे बैठ के कहता है घंटे का बाहर लेके जाएंगे, जल्दी से यहाँ पे बैठ के इनको एब्जॉर्ब करो। और उसके बाद वो दोनों वहाँ पे बैठ के उन क्रिस्टल को एब्जॉर्ब करने लगते हैं। जहाँ पे जो अपना एमसी है कहता है मास्टर ने कहा था कोर फॉर्मेशन रियलम की इनर कोर को खोलना ही कल्टीवेशन की स्टार्टिंग है, क्योंकि इनर कोर को खोलने के बाद ही एक कल्टीवेटर सच में अपने आप से ही बहुत ज्यादा प्योर एनर्जी को जनरेट कर सकता है। हम देखते हैं तभी अपने एमसी के सर के ऊपर ना एक फायर बॉल जैसी उड़ने लगती है और वो कहता है मैं सक्सेसफुल हो गया, लेकिन इतनी भी जल्दी नहीं। हम देखते हैं कि थोड़ी देर के बाद अपने एमसी के सर पे 2 फायरबॉल घूम रहे होते हैं और इसको देख के जो वो होता है वो बहुत ज्यादा शॉक होते हुए कहता है सीनियर ब्रदर अपने एक्चुअल में 2 फायर फील्ड को ओपन कर लिया, वो भी एक ही बार के ब्रेक थ्रू पे। ये तो फॉर्मेशन रियलम को देखते हुए बिल्कुल भी कॉमन नहीं है। लेकिन जो अपना एमसी होता है वो कहता है बस ये 2 ही नहीं। और उसके बाद वो एक और क्रिस्टल को एब्जॉर्ब करता है और उसके पास 3 फायरबॉल आ जाते हैं। और इसको देख के जो होता है वो शौक होते हुए कहता है कि क्या एक और सीनियर ब्रदर अब सच में एक मॉन्स्टर हो। और ये सुन के जो अपना एमसी होता है वो कहता है ऐसे शौक होने की जरूरत नहीं, ये सब इस इमोर्टल क्रिस्टल की वजह से हो रहा है। और वो सोचा था अगर मेरे टैलेंट के साथ ये इमोर्टल क्रिस्टल्स नहीं होते जो कि कल्टीवेशन को बहुत ज्यादा इनहांस कर देते हैं तो मैं इतनी जल्दी कभी भी ब्रेक थ्रू नहीं कर पाता। और उसके बाद हमें कुछ टाइम के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे अपने एमसी और हुओ ने वहाँ सारे के सारे क्रिस्टल को एब्जॉर्ब कर लिया था। और अपना जो एमसी वो कहता है सारे इमोर्टल क्रिस्टल को एब्जॉर्ब कर लिया, चलो यहाँ से चलते हैं। और जो हुओ होता है वो कहता है इतने सारे इमोर्टल क्रिस्टल को एब्जॉर्ब करने के बाद मेरी बॉडी पूरी तरह से एनर्जी से भर चुकी है, ऐसा लग रहा है कि मैं फट जाऊंगा। शायद इसे डाइजेस्ट होने के लिए कम से कम 1 महीना तो लग ही जाएगा। और ये सब वो कह ही रहा होता है कि तभी वहाँ पे ना वो पहले वाला बीस्ट हमला करता है। और जो वो होता है वो कहता है इस बार तो इसको मैं ही देखूंगा, और सीधे जाके उसके ऊपर अटैक करता है जहाँ पे इन दोनों का अटैक एक दूसरे को लगता है। और जो हुआ है वो कहता है मैं महसूस कर पा रहा हूँ कि मेरी जो स्ट्रेंथ है वो डबल हो चुकी है। और तभी हमारा सीन कट होता है और हम देखते हैं उस सेकंड लेवल पे जहाँ पे बाकी डिसेबल्स भी आते हैं और वो लोग देखते हैं कि वहाँ पे कोई भी मॉन्स्टर्स नहीं है। और वो शौक होते हुए कहते हैं आखिरकार यहाँ पे हो क्या रहा है, क्या सारे बीस्ट यहाँ पे डिसअपियर हो चुके हैं। लेकिन तभी वहाँ पे कोई कहता है किसे फर्क पड़ता है, अगर वो लोग यहाँ पे नहीं है तो चलो 3rd लेवल पे चलते हैं। और ये अपना जियांगजी होता है। और जियांगजी को देख के जो बाकी डिसेबल्स होते हैं वो कहते हैं ऐसा लग रहा है कि जो होली सन जियांगजी है उन्होंने सारे बीस्ट को अपने स्वॉर्ड के एक ही स्विंग से डिस्ट्रॉय कर दिया है। लेकिन जो जियांगजी है वो कहता है चुप हो जाओ, ये मैं नहीं हूँ। और ये सुनते ही ये जितने भी डिसेबल्स होते हैं वो शॉक हो जाते हैं और एक कहते हैं कि क्या ये होली सन ने नहीं किया। और जो जियांगजी है वो कहता है जो बीस्ट है वो अचानक से गायब हो गए, ये बहुत ज्यादा अजीब है, नॉर्मली इमोर्टल पगोडा के अंदर ऐसी सिचुएशन कभी नहीं आती। लेकिन इसको भूल जाओ, चलो जल्दी से नेक्स्ट लेवल पे चलते हैं और एडवांटेज का फायदा उठा के जल्दी से पॉइंट्स गेन करते हैं। और इन लोगों का यहाँ पे ये सब चल ही रहा होता है कि मीनवाइल हम इमोर्टल पगोडा के बाहर का सीन देखते हैं जहाँ पे सेक्ट मास्टर और रेड खड़े होते हैं। और जो सेक्ट मास्टर होता है वो कहता है कि बहुत ज्यादा अजीब बात है, लेकिन मुझे सडनली ऐसा महसूस हो रहा है कि इमोर्टल पगोडा का जो 2nd लेवल है उसने अपना इमोर्टल ऑरा खो दिया है।
और ये सुन के जो रेड है वो कहती है हाँ ये नॉर्मल बात है, क्योंकि जो इमोर्टल पगोडा है वो सच में अपने लिमिट तक पहुंच चुकी है, इसलिए उसके अंदर से जो इमोर्टल पावर्स है वो ड्रेन होना स्टार्ट हो चुकी है। अब इन दोनों नमूने को कौन बताए कि भाई इमोर्टल पगोडा में कोई खराबी नहीं है, बल्कि अपना जो MC अंदर घुसा है वही उसकी वाट लगा रहा है। अगर इन्होंने उसको रोक लिया होता तो साला इमोर्टल पगोडा आगे भी अपीयर होता रहता। लेकिन छोड़ो, इमोर्टल पगोडा की किस्मत ही घटिया है या इन लोगों के अंदर ही दिमाग नहीं है। और उसके बाद हमारा सीन बाबा से इमोर्टल पगोडा पे शिफ्ट होता है, जहाँ पे हम उसके 3rd लेवल को देखते हैं और उस लेवल के बीच में एक बहुत बड़ा क्रिस्टल होता है और लोग बात कर रहे थे कि आखिरकार इस इमोर्टल पगोडा के 3rd लेवल में है क्या। और जो दूसरा बंदा होता है वो कहता है ये जो स्टोन है ये कोई ऑर्डिनरी स्टोन नहीं है, शायद ये वही लेजेंडरी स्टोन है जो कि लोगों के टैलेंट को टेस्ट करता है। और ये सब वो बात कर ही रहे होते कि तभी बीच में से ना किसी की आवाज आती है, मैं पहले ट्राई करूंगा, और एक बंदा जाके उस स्टोन को टच करता है, जिसमें उस स्टोन के अंदर से आवाज आती है एलिमिनेट। और ये सुनते हुए जो बंदा है वो कहता है कि क्या एलिमिनेट, और तभी वो जो स्टोन है ना वो उस पर्सन को एलिमिनेट कर देती है। और इसे देख के जो लोग हैं वो बात कर रहे होते हैं अरे सच में यार ये सच में वही टैलेंट टेस्टिंग स्टोन है। और जो दूसरा बंदा होता है वो कहता है लेकिन आखिरकार किस तरह के टैलेंट चाहिए यहाँ पे क्वालिफाई करने के लिए, क्योंकि जो लो ग्रेड के टैलेंट है वो तो डायरेक्ट एलिमिनेट हो जा रहे हैं। और उसके बाद वहाँ पे एक और लड़की आती है जो कहती है अब इसको मैं ट्राई करूंगी, लेकिन उसका भी जो टैलेंट है ना वो मीडियम ग्रेड का निकलता है और वो भी एलिमिनेट हो जाती है। और इसको देख के जो लोग होते हैं और ज्यादा शौक होते हुए कहते हैं इवन जो मीडियम ग्रेड के टैलेंट है वो भी एलिमिनेट हो जा रहे हैं। लेकिन तभी बीच में एक और बंदा आता है जो कि बहुत ही ज्यादा लंबा था और कहता है अगला मैं जाऊंगा। और उसे देख के जो लोग होते हैं बात करते हैं ये तो नॉर्दर्न स्पिरिट गेट का जीनियस है साइकाई, और उसका जो साइकाई होता है वो भी उसको टच करता है, लेकिन उसका क्या होता है हमें बताया नहीं जाता, पता नहीं क्यों। और उसके बाद वहाँ पे और भी 2 बंदे आते हैं जो कि उसको छूते हैं और उनका जो टैलेंट है वो सुप्रीम ग्रेड का निकलता है। और इसको देख के वहाँ पे जो डिसेबल्स होते हैं पूरा शौक हो जाता है। एक कहता है इन दोनों का तो सुप्रीम ग्रेड का टैलेंट है, तो जो दूसरा होता है वो कहता है ये तो साउदर्न गेट के टॉप जीनियस वांग त्यामिन है, और जो दूसरे है वो तो ईस्टर्न एम्परर गेट की टॉप जीनियस डोंग कुआंग है। और ये सब वो बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पे अपना MC और हो भी आता है, और जो हो होता है वो आसपास देख के कहता है वाह यहाँ पे कितनी ज्यादा भीड़ है। और तभी हम देखते हैं वहाँ पे एक बंदा होता है जो कहता है बाय द वे यहाँ पे ईस्टर्न एम्परर गेट, साउदर्न गेट, वेस्टर्न मिस्ट्री गेट और नॉर्दर्न स्पिरिट गेट, इन सब सेक्ट में से 3 सुप्रीम ग्रेड के टैलेंट्स निकले, तो आखिरकार यहाँ के जो होस्ट है फॉलन इमोर्टल सेक्ट उनमें से कोई मूवमेंट क्यों नहीं हो रहा। और ये सुनते ही वहाँ पे जैंगजी आता है और कहता है किसने बोला कि हमारी तरफ से कोई मूवमेंट नहीं है, मैं आ रहा हूँ। और उसके बाद जो जैंगजी है उस क्रिस्टल को छूता है और छूते ही उसको पता चलता है कि उसका जो टैलेंट है वो हाई ग्रेड का है। और वो कहता है कि क्या मेरा टैलेंट बस हाई ग्रेड का है, मैं तो बाकी मेजर सेक्ट के जीनियस से एक लेवल पीछे हूँ। और ये देख के जो 2 डिसेबल्स होते हैं वो हंसते हुए कहते हैं वाह कांग्रेचुलेशन होली चाइल्ड, आपने असेसमेंट को पास कर लिया, हमारे होली चाइल्ड जैंगजी का हाई ग्रेड टैलेंट आया है। लेकिन जो जैंगजी होता है वो गुस्से में उनको थप्पड़ मारते हुए कहता है अपना मुंह बंद करो, ये कुछ भोगने वाली चीज नहीं है। और ये सब वो कर ही रहा होता है कि तभी वो जो स्टोन है ना बहुत जोर से रिएक्ट करता है। इसको देख जो लोग होते हैं वो कहते हैं अगर इस टेस्टिंग स्टोन को हो क्या क्या इतनी ज्यादा रिएक्ट क्यों कर रहा है। और हम देखते हैं वहाँ पे जियांग आई होती है जिसने वो स्टोन को छुआ था, और उसका जो ग्रेड होता है उसको देख के सब लोग शौक हो जाते हैं और चिल्लाए कहते हैं क्या ये तो हेवन ग्रेड है जो कि सुप्रीम ग्रेड का भी ऊपर है, जैसा कि एक्सपेक्ट किया था। गॉडेस जियांग सच में बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग है। और इसी के साथ अपना ये जो एपिसोड है ये खत्म हो जाता है। लेकिन जरा रुको, अब से ना हम एक चीज करेंगे, जो भी आपसे सबसे अच्छा कमेंट करेगा मैं वो उसको आने वाले वीडियो के एंड पे मेंशन करूंगा, तो इसीलिए अच्छा कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। तो चलो यार ज़्यादा टाइम बर्बाद ना करके वीडियो को एंड कर लेते हैं। तो अगर तुमको वीडियो पसंद आई है तो तुम्हें पता है क्या करना है, लाइक मारो, सब्सक्राइब मारो, प्यार से कमेंट कर दो और जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर करो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।